नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है 14 अक्टूबर 2024 और कल था 13 अक्टूबर 2024। 13 अक्टूबर को संडे था, तो संडे की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं होती है, उसके अलावा अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आज के इस सेशन में अपन 13 और 14 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टेटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्यारे बच्चों, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस। तो पूछा जा सकता है, इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखना, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस या भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम का जब आयोजन हो रहा था तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी थे। कौन थे? डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी। सर ये कौन है? डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी कौन है? तो ये वर्तमान के अंदर भारत के कृषि एवं किसान कल्याण सचिव है। कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण सचिव है। तो भारत के कृषि एवं कल्याण सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस प्रोग्राम में भाग लिया था। प्रोग्राम का नाम था भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। बात करते हैं सर इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज़्यादा कुछ ही नहीं था। जो कृषि में अलग अलग जगह पर ज्ञान है उसका आपस में आदान प्रदान करना, ज्ञान का विनिमय करना, जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसका नवाचार करना, ये सारी चीज़ें थी। क्रॉस सेक्टर के सहयोग को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट विसेंट का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? कल सेंट विसेंट के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन के अंदर दे रखा है सुभाष प्रसाद गुप्ता, किशन चौधरी, सुनील खोकर और नखत कोटेचा। तो सेंट विसेंट का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष प्रसाद गुप्ता। सुभाष प्रसाद गुप्ता जी को सेंट विसेंट का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनसे पहले इनकी नियुक्ति कहाँ पर थी? तो ये सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत थे। कहाँ पर? सूरीनाम के अंदर। सूरीनाम गणराज्य में भारत के वर्तमान में राजदूत थे सुभाष प्रसाद गुप्ता, जिनको अगली नियुक्ति के रूप में सेंट विसेंट का उच्चायुक्त का पद दिया गया है। बात करें सुभाष प्रसाद गुप्ता जी की, तो ये 2006 के आईएपीएस अधिकारी हैं। आईएपीएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है 2006 बैच के। ठीक है, और ये जो भारत और सेंट विसेंट है, इनके जो बीच में राजनयिक संबंध है वो 1976 में स्थापित हुए थे। कब? 1976 के अंदर सेंट विसेंट और भारत के मध्य संबंध स्थापित हुए थे। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। सेंट विसेंट के नए उच्चायुक्त के रूप में सुभाष प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सुभाष प्रसाद गुप्ता उससे पहले या वर्तमान के अंदर सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, 2006 के आईएपीएस अधिकारी हैं, और जो भारत और सेंट विसेंट देश है उसके मध्य राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया गया? परसों आपको पता होना चाहिए, अग्नि अस्त्र मिसाइल को लॉन्च किया गया था। ये अग्नि अस्त्र क्या है? बहुलक्ष्य उपकरण है। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। गंगटोक, जयपुर, पंजाब और दिल्ली। इसमें राइट ऑप्शन होगा गंगटोक। गंगटोक से बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया था? तो उपेंद्र द्विवेदी ने किया था। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सेना प्रमुख है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसको लॉन्च किया था गंगटोक में। ये जो मिसाइल है अग्नि अस्त्र, ये पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है। इसका मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल का मतलब तो है जिसको आसानी से इधर से उधर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी टारगेट डेटोनेशन का मतलब है अलग अलग टारगेटों को एक साथ डिटेक्ट करके मार सकती हैं। इसका नाम है अग्नि अस्त्र। लॉन्च किया है गंगटोक से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है, इसके अलावा इस जो ये अग्नि अस्त्र मिसाइल है उसका डिजाइन किसने किया था? तो मेजर राजप्रसाद आरएस ने किया था। किसने? राजप्रसाद जी ने किया था। राजप्रसाद जी ने अग्नि अस्त्र का डिजाइन किया था। ये राजप्रसाद जी कौन है? तो भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर के मेजर हैं राजप्रसाद जी। ठीक है, राजप्रसाद आरएस है, इन्होंने इसको विकसित किया है बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है? इसकी प्रास कितनी है? तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इसकी प्रास है।
सारी चीजें आपको याद रखनी है, एक बार वापस में रिवाइज करवा देता हूं। बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को गंगटोक से सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया था। ये पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है। इसकी प्रास 2.5 किलोमीटर है। और इसकी डिजाइन किसने बनाई थी? तो इसकी डिजाइन बनाई थी राम प्रसाद जी ने, राम प्रसाद आरएस ने बनाई थी, जो कि भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेम का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। जेम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर 2 है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 है योगेश बुवाल। ठीक है, आपको एक चीज का पता होना चाहिए, ये दो तो मैंने पहले से ही आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब इन दो में से ही है। इसमें से जो जेम है उसके नए सीईओ के रूप में एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी वर्तमान के अंदर एल सत्य श्रीनिवास है कौन? तो वाणिज्यिक विभाग के अतिरिक्त सचिव है। कौन है? वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव। वाणिज्यिक विभाग के अतिरिक्त सचिव है वर्तमान के अंदर एल सत्य श्रीनिवास। ठीक है, और ये जेम क्या है? ठीक है, तो ये सरकारी ई मार्केट प्लेस है। ठीक है, सरकारी ई मार्केट प्लेस है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, वैसे ये सरकार का ई मार्केटिंग का प्लेस है जेम। इसके सीईओ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में डॉक्टर एल सत्य श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। किसको? एल सत्य श्रीनिवासन को। इसके अलावा ये कौन है? वाणिज्यिक विभाग के अतिरिक्त सचिव भी हैं। अभी इनको परमानेंट नहीं है, इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है जेम के सीईओ के रूप में। ठीक है, इससे पहले इसके सीईओ कौन थे? तो वो थे पीके सिंह। पीके सिंह को फिर क्या हुआ? पीके सिंह को क्यों हटा दिया गया? पीके सिंह को अगला अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है। किसको? पीके सिंह को। तो ध्यान रखना है, ये एक फैक्ट और याद कर लेना, पीके सिंह। इनसे पहले एल सत्य श्रीनिवास से पहले जेम के सीईओ थे पीके सिंह, जिनको वहां से उस पद से हटाकर नई नियुक्ति किसमें दी है? अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के पद पर पीके सिंह को भेजा गया है और जेम के सीईओ पद से इनको हटाया गया है। फिर जेम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया एल सत्य श्रीनिवासन को, जो कि वाणिज्यिक विभाग के अतिरिक्त सचिव भी हैं। ठीक है, और बात करते हैं श्रीनिवासन की, तो ये बहुत ही पुराने अधिकारी है, 1991 बैच के अधिकारी हैं। सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर में ये लगे हुए हैं, IRS अधिकारी है ये। ठीक है, और जेम की आपको स्थापना पूछ सकता है, जेम को भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो 9 अगस्त 2016 को। कब? 9 अगस्त 2016 को। इससे ज्यादा कोई फैक्ट नहीं बनते, ये सारे फैक्ट आप याद कर लेना। क्या है? जेएम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एल सत्य श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। एल सत्य श्रीनिवासन वर्तमान में क्या है? तो वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले जेएम के सीईओ कौन थे? तो जेएम के सीईओ थे पीके सिंह। पीके सिंह की नियुक्ति वापस कहाँ पर हुई है? तो अक्षय ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में। और जेएम का भारत के अंदर विकास कब हुआ था? 9 अगस्त 2016 को। और ये एक सरकारी ई मार्केट प्लस प्लेस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जिसको शॉर्ट में जीबीए बोलते हैं, उसके साथ मेजबान देश समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने। भारत ने कल ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर, मेजबान देश समझौते के तहत हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। सबसे पहले तो जीबीए क्या होता है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसके मेजबान देश के रूप में किसने समझौता किया है या किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किए हैं। इसके तहत होगा क्या? जो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसका मुख्यालय या उसका सचिवालय है वो भारत में स्थापित होगा। कहां पर होगा इसका सचिवालय? सचिवालय बनेगा इसका भारत में। जीबीए का सचिवालय बनेगा भारत के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह समझौता जो हुआ था, इस समझौते के तहत क्या होगा? जो जीबीए होगा उसको कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। जीबीए यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होगा, उसको कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। और ये काम क्या करेगी? तो वैश्विक जैव ईंधन उपयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के संयोजन में सक्षम बनाएगी ये। यानी जो बायोफ्यूल है
उसको बढ़ावा देने के लिए, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें निवेश करें, उसको बढ़ावा देने के लिए इस संस्था काम करेगी। 2023 के अंदर जो भारत की G20 की बैठक हुई थी उसके दौरान इस जीबीए को लॉन्च किया गया था, और जीबीए के अंदर वर्तमान में 27 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कितने? 27 देश है इसके अंदर। इसके अलावा 12 अंतर्राष्ट्रीय संघ है। जीबी के अंदर 27 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। 2023 के अंदर जब G20 की भारत में बैठकें हो रही थी तब इसको बनाया गया था, और अब इसको कानूनी मान्यताएं भी मिली है, कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है। ये वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन के उपयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। और जीबीए का सचिवालय कहाँ पर खुलेगा? भारत में खुलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि सर हमें लगातार क्लास दे रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं है जब आपको क्लास नहीं मिल रही है, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोई हमें फीस पे नहीं करनी है। आपको बस लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा? प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे क्या होगा? जिससे जो भी मैं कंटेंट आपको, जिस क्वालिटी में अभी कंटेंट मिल रहा है, तो इससे अच्छी क्वालिटी में कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करो। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? तो पीडीएफ या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ले लेना। अदरवाइज ये व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर मैसेज कर देना कि सर हमें डेली करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर की क्लास चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से चेकआउट कर लेना। या आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो infusion/notes लिखना, हमारा अकाउंट आ जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर देना कि सर करंट अफेयर की पीडीएफ भेजो, आपको तुरंत मिल जाएगी। आपकी सेवाओं में हम 24 घंटे हाजिर हैं। जब आपको इच्छा हो तब हमें याद कर लेना। बस आप भी हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, एक आधे दोस्त के साथ शेयर कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दिया करो, उसमें क्या है? आपके पास दोनों ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइक ही लाइक करो, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो ऑप्शन यूट्यूब ने इसीलिए दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें एक इंटर्न को कितने वर्ष की इंटर्नशिप दी जाएगी? आपको पता है अभी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके अंदर एक विद्यार्थी जो इंटर्नशिप करेगा, जो एक इंटर्न होगा, उसको कितने वर्ष की इंटर्नशिप मिलेगी? तो इसके अंदर 2 वर्ष की इंटर्नशिप मिलेगी, 4 वर्ष की मिलेगी, 5 वर्ष की मिलेगी, या 1 वर्ष की मिलेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 वर्ष की इंटर्नशिप मिलेगी। कितनी? 5 वर्ष की। एक इंटर्न्स को 5 वर्ष की इंटर्नशिप मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें एक इंटर्न को 5 वर्ष की इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है सर, क्या क्या दिया जाएगा? इसका लक्ष्य क्या है? तो सरकार का एक तो लक्ष्य ये है कि जो 2024 का 24-25 का जो वित्त वर्ष है, कौन सा? 2024-25 का, इसके अंदर टोटल 1.25 लाख लोगों, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप देना है। कितने इंटर्न को इंटर्नशिप देना है 2024-25 में? 1.25 लाख को इंटर्नशिप देना है। इसके अंदर ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है। इसके अंदर टोटल लागत कितनी आएगी? तो 800 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा टोटल। ठीक है सर, ये 2 चीजें तो हो गई। इसके अंदर किस किस उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं? तो 21 से 24 वर्ष के बच्चे, 21 से 24 वर्ष के बच्चे लेंगे। ठीक है, और 1 करोड़ उम्मीदवारों को 5 वर्षों के लिए इंटर्नशिप इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों को। लो ये भी बता देता हूं आपको, 1 CR लोगों को ये दी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक विशेष चीज रखी गई है कि जब तक आप 12 महीने की आपकी इंटर्नशिप नहीं होती है, 12 महीने के अंदर आपको पर महीने वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 रुपये सरकार देगी। कितने? 12 मंथ तो देगी 5,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा एक बार के लिए एक मुश्त कितने देगी? 6,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये इंटर्नशिप करोगे, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल के तहत रजिस्टर होकर जब आप इंटर्नशिप करोगे, तो उस इंटर्नशिप के दौरान पहले 12 महीने तो आपको 5,000 रुपये प्रति महीने आपके खाते में आते रहेंगे, और जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी उस टाइम आपको 6,000 रुपये पहले दे देंगे। ठीक है, तो 6 तो एक साथ देंगे, 12 महीने तक 5,000 रुपये देंगे। 21 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए,
1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी, 5 साल की इंटर्नशिप होगी, 800 करोड़ इस योजना का पूरा फंड है। 2024-25 के अंदर 1.25 लाख लोगों को इंटर्नशिप देनी है। इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ये चीजें इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं करंट के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल लॉन्च किया, उसके बारे में बताओ। तो उसके बारे में यही है कि 2024-25 में लक्ष्य रखा गया 1.25 लाख लोगों का, 800 करोड़ का टोटल बजट है, 5 साल तक इंटर्नशिप दी जाएगी, 1 करोड़ लोगों को दी जाएगी, 21 से 24 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। पहले 12 मंथ के अंदर 5,000 रुपये आपको पर मंथ खर्चा मिलेगा, इसके अलावा 6,000 रुपये जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी तो एक मुफ्त मिलेगा। सारी चीज़ें रट लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका भारत ने एआई क्वांटम अनुसंधान के लिए कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की घोषणा की? अमेरिका भारत को एआई क्वांटम अनुसंधान के लिए कितने रुपए देगी? तो 2 मिलियन डॉलर रुपए देने की बात हुई है। कितनी? 2 मिलियन डॉलर रुपए देगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अमेरिका भारत को 2 मिलियन डॉलर रुपए देगी। किस लिए देगी? एआई क्वांटम अनुसंधान के लिए। भारत वालों को बोला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम में कुछ आप रिसर्च करो, उसके लिए हम आपको 2 मिलियन डॉलर रुपए देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। अमेरिका और भारत ने जो 17वीं संयुक्त एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना चलाई थी, उसके तहत ही ये रुपए मिल रहे हैं, 2 मिलियन डॉलर, ठीक है। इसके अलावा एक पहल चल रही है भारत के अंदर, यूएस इंडिया आईकेट। क्या आईकेट नाम से पहल चल रही है? यूएस इंडिया आईकेट के तहत ये पैसे दिए गए हैं। इस परियोजना, इसके अंदर जितनी भी परियोजना है, प्रत्येक परियोजना को लगभग 1,20,000 डॉलर मिलेंगे। जो क्या करेंगे, जो 1,20,000 डॉलर मिलेंगे उसके अंदर एआई की सहायता से कैंसर का पता लगाने, क्वांटम कंप्यूटिंग उन्नति जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम करना है। किस पे काम करना है? एक तो भाई जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी सहायता से कैंसर को डिटेक्ट करना। इसके अलावा जो क्वांटम कंप्यूटर है उसके अंदर और अधिक रिसर्च करना करके उसको और अधिक उन्नत बनाया जाए। ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे काम किया जाएगा। और इसके लिए आपको एक पता होना चाहिए, जो उन्नत सामग्री और महत्वपूर्ण खनिजों पर अनुसंधान करने के लिए, यानी कोई भी अच्छी सामग्री या कोई भी अच्छा खनिज है उस पर रिसर्च करने के लिए 1 मिलियन का अनुदान अलग से भी पेश करेगा अमेरिका। तो ये सहयोग कर रहा है भारत को अमेरिका, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पाद कितना घटा है? इंपॉर्टेंट है भाई। और इससे आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, एक रणनीति के बारे में बताऊंगा। ताइक्वांडो रणनीति क्या होती है, वो काफी चर्चा में है इन दिनों, क्योंकि जो चीन और ताइवान के मध्य जो चीजें चल रही है उसको लेकर ध्यान रखना है। अगस्त 2024 के अंदर, जुलाई के अंदर तो आपको पता होना चाहिए, जुलाई के अंदर तो बढ़ा था ये, ठीक है, लेकिन अब घटा है अगस्त के अंदर। अगस्त 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पाद कितना घटा है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, तो 0.1%। 0.1% अगस्त 2024 के अंदर भारत का औद्योगिक उत्पादन घटा है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है? आईआईपी होता है। और अगस्त 2024 के आईआईपी में 0.1% की गिरावट आई है, ठीक है। जबकि जुलाई के अंदर मैंने आपको पढ़ाया भी थे 4.7% की वृद्धि आई है। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाया था, 4.7% की वृद्धि आई है। जबकि अगस्त 2024 के अंदर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो आईआईपी है उसमें 0.1% की कमी देखने को मिली है। इस कमी की अगर अपन थोड़ा डिटेल के अंदर चीजें देखें तो कल मैंने उसको डिटेल में भी पढ़ा था। इसके अंदर जो खनन है उसमें 4.3% की सबसे अधिक कमी आई है। इसका मतलब कमी होता है, तो खनन में 4.3% की कमी आई है या गिरावट आई है। विद्युत के अंदर 3.7% की कमी आई है। विद्युत के अंदर इतनी कमी आई है, ठीक है। इसके अलावा विनिर्माण के अंदर वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार हमेशा, जिस भी सरकार होती है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा ही गिनाती है। तो विनिर्माण के अंदर 1% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा भी कहीं वृद्धि हुई है कि बिल्कुल हुई है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं उनके अंदर वृद्धि हुई है। निर्माण की जो वस्तुएं उसके अंदर 1.9% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करें तो मध्यवर्ती वस्तुओं में ही हुई है, 3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और प्राथमिक वस्तुओं के अंदर 2.6% की गिरावट आई है। और उपभोक्ता की जो गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं उसके अंदर 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। कुल मिला के बात है अगस्त 2024 के अंदर भारत का औद्योगिक उत्पाद 0.1% घटा है। उसमें से याद रहे तो कर लेना, अदरवाइज ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे क्या है, एनाकोंडा रणनीति क्या है? अभी कल के न्यूज़पेपर में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जो पेज था उसके अंदर इस रणनीति के बारे में लिखा था,
एनाकोंडा रणनीति के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बताया जाए, क्योंकि करंट में ये पूछा जा सकता है एनाकोंडा रणनीति। मैंने आपको एक दिन करंट अफेयर की क्लास के अंदर 10-15 मिनट लगे थे, उस दिन क्लास भी लंबी हो गई थी। उस क्लास में मैंने वर्तमान में ताइवान और चीन के मध्य क्या चीज़ें चल रही है, पहले ताइवान पर जापान का चीन का कब्जा था, फिर जापान ने किया, फिर वापस चीन ने किया, फिर एक स्वतंत्र देश के रूप में बना, अभी स्वतंत्र द्वीप के रूप में कार्य कर रहा है, उस पर अभी चाइना अधिकार करना चाहता है। ठीक है, ताइवान पर चीन अधिकार करना चाहता है। इसके लिए अभी ताइवान की नौसेना ने एक चीज़ का दावा किया है, उन्होंने बोला है कि चीन जो है वो एनाकोंडा रणनीति के माध्यम से हमारा जो द्वीप है, ताइवान जो द्वीप है, उस पर कब्जा करना चाहता है। क्या चीज़ बोली? ताइवान की नौसेना ने ऐसा दावा किया है कि चीन है वो एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल करके हमारे द्वीप पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एनाकोंडा रणनीति क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस टाइम यूनियन जनरल थे विनफील्ड स्कॉट, उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसके द्वारा? विनफील्ड स्कॉट के द्वारा। विनफील्ड स्कॉट कौन है? तो ये यूनियन जनरल है। कौन है? यूनियन जनरल है। अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान एनाकोंडा रणनीति की उत्पत्ति हुई थी, और किसने की थी? तो विनफील्ड स्कॉट ने की थी। इसके अंदर होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि युद्ध को किए बिना, युद्ध नहीं करना है आपको, आर्थिक और सैन्य रूप से किसी भी देश का गला घोट देना है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनाकोंडा रणनीति। तो इसके अंदर चाइना क्या करेगा? चाइना आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से ताइवान का गला घोटकर उस पर कब्जा कर देगा। अभी वर्तमान में चीन का दृष्टिकोण क्या है? चीन क्या कर रहा है? अभी अलग अलग सैन्य युद्ध अभ्यास कर रहा है, उससे ताइवान को डराना चाहता है कि हम ऐसे ऐसे युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक रणनीतियां बना रहा है, अलग अलग तरह के साइबर युद्ध लड़ रहा है अभी। ठीक है, कभी किसी को हैक किया, कभी किसी को हैक किया, ताइवान को लेकर चीन ऐसी चीजें कर रहा है। तो ये होती है एनाकोंडा रणनीति। इससे क्या होता है कि ताइवान अपने आप के अंदर बेटा बेटा मतलब मोटा मोटी चीजें डिस्प्रेशन में चले जाना। ठीक है, तो इसके लिए एनाकोंडा रणनीति को अपनाया जाता है। वो एक वीडियो है ना इंस्टाग्राम पे चलता है कि क्या हो गया, अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, डिस्प्रेशन में है। वैसे एनाकोंडा रणनीति के अंदर भी ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, अभी चाइना का लक्ष्य क्या है? चाइना का लक्ष्य है कि अपन कोई आक्रमण नहीं करेंगे ताइवान पर, और अपन इस एनाकोंडा रणनीति से ताइवान को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर देंगे। ठीक है, तो यह थी एनाकोंडा रणनीति, जिसका विकास मैंने बताया अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट के द्वारा किया गया था। इसके अंदर क्या होता है? आर्थिक और सैन्य रूप से किसी भी देश का गला घोट दिया जाता है या दम घोट दिया जाता है। चीन का वर्तमान में दृष्टिकोण क्या है कि सैन्य युद्ध अभ्यास को बढ़ाकर, मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को बढ़ाते हुए, साइबर युद्ध का संयोजन करते हुए ताइवान पर हमला करना। उसके बाद में उसका लक्ष्य क्या रहेगा कि पूरे पैमाने पर आक्रमण किए बिना, यानी युद्ध किए बिना ताइवान को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर देना। तो ये थी एनाकोंडा रणनीति, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाला बटन दबा देना, बुरी लगी तो डिसलाइक वाला बटन दबा देना, ज़्यादा ही अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बेल वाला आइकन दबा देना, वो घंटी वाला बटन दबा देना, उससे आपको सुबह नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, यहाँ से आप ये पीडीएफ ले लेना। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।